हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए यहाँ पर आ गए हैं हम क्लास 6 के लिए मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसका पार्ट 1 हम पहले ही बना चुका हूँ। आप उसको वॉच करिए सर्च करके, ठीक है ना। फिजिक्स न्यूमेरिकल बाय वीरेंद्र प्रसाद, और इवन यू कैन सर्च in Google or in even YouTube that science class 6 by वीरेंद्र प्रसाद। तो आपको वहां पर पार्ट 1 मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठता है कि हाउ कैन आई इनहेंस आवर्स नॉलेज। चूंकि अभी तुम जस्ट 5 से 6 में आए हो अप्रैल में, है ना, और क्लासेस भी अभी रन नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे लिए ये है आप सभी बच्चों को कि आप कितना मेहनत करते हो, हाउ मच लेबर यू आर डूइंग। देखो, मस्ट हैव द फॉर्टिट्यूड्स एंड डू हार्ड लेबर। इट इज ओनली की ऑफ सक्सेस। इफ यू वांट सक्सेस देन यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड, वेरी मच engrossed in your study. Clear? So by these all the words, with these all the words, I am going to commence today's class for you all. And आप वहां पर टॉपिक्स देख सकते हो क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर है करेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, ये है हम लोगों का आज का टॉपिक, ठीक है ना। तो चलिए शुरू किया जाए इसको अच्छे से। करेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है सो समझ लेते हैं भाई। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है हमारे पास। सपोज कि इस तरह का एक रॉड है हमारे पास, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सीधा बनाने का कोशिश करो, ठीक है। तो ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना यहाँ पर कि फर्स्ट क्लास ढंग से एक रॉड बना लिए हैं, एकदम बहुत सुंदर सा। और ये रहा हमारा रॉड का लेंथ, ठीक है ना। ये रहा रॉड का लेंथ हम लोगों का भाई, है ना। ये इतनी लंबाई है इस रॉड की, देखिए। अब आपके पास एक स्केल है और आपको उस स्केल से इसको मेजर करना है, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्केल है, ठीक है, ये रहा स्केल। तो क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 5, है ना। फिर ऐसे ही होता है यहाँ पर, और ये क्या हो जाता है, आपको यहाँ 0 होता है, 1 होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बना रखा है, आप देखिए उसको अच्छे से, वॉच करिए, आपको पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। 1 2 3 4, फिर यहाँ पर एक ये आ गया बड़ा सा, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। फिर 1 2 3 4 और ये बड़ा, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पर ये 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4, ये आ गया, ये आ गया, है ना। देन आफ्टर फिर से आप देखो 1 2 3 4 और ये आ गया, है ना। तो 2 3 4 5 6 7, एक्चुअली ये 15 तक होते हैं। कहां तक होते हैं, 15 तक होते हैं। मैं आज बना ही देता हूं इसमें अच्छे से, एक रफ डायग्राम है ये स्केल का, ठीक है। चलो इसको मैं बना ही देता हूं आप सभी बच्चों के लिए। ये रहा 7, ठीक है। देन आफ्टर 1 2 3 4 और ये हो गया 8, 1 2 3 4, ये हो गया 9, 1 2 3 4 और ये हो गया 10, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 11, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 12, ठीक है। आगे रहने देते हैं। आप लोग समझते ही हो कि स्केल का क्या ग्रेजुएशन होता है ना। स्केल में क्या होता है, एक तरफ 15 सेंटीमीटर तक होता है और एक तरफ 6 इंच का डिमार्केशन होता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच, सॉरी 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 इंच, और 6 इंच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर नहीं।
तो एक तो ये पक्का पता चलता है। मान लो कि हम रफली यहीं तक लेते हैं, ठीक है, इसको हटा दो, थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। मान लो कि ये रहा हमारा एक स्केल, मैंने मान लो कि यहाँ पर 5 तक बनाया, ठीक है, ये 5 तक बनाया, और इधर फिर आगे 6 से ले आगे 15 तक होगा, सबको पता ही है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ये जो स्केल है ना, ये मान लो कि यहां से टूटा हुआ है, ये स्केल यहां से टूट चुका है, यहां जहां पर 1 था ये टूटा हुआ है, इधर का पार्ट टूट चुका है, ठीक है। तो भाई अब क्या करेंगे, क्या इस स्केल को हम यूज कर सकते हैं इस रॉड के लेंथ को मेजर करने के लिए? बिल्कुल किया जा सकता है। आप क्या करोगे कि जो टूटा हुआ पार्ट है उसको रहने देंगे, देख लेते हैं कितना, मान लो कि 1 सेंटीमीटर का पार्ट पूर्ण रूप से टूट चुका है, हट चुका है, तो आप 2 से रख दो, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 यहाँ 1 है, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। आप 2 वाले पॉइंट को, ठीक है, यहां तक तो ये टूट ही चुका है, आप इस पॉइंट को यहां नहीं, इस पॉइंट को जहां 1 तक तो टूट ही चुका है ना, इस पॉइंट को आप यहां पर रख दीजिए और स्केल पर मेजर करिए, ठीक है। मान लो कि यहां पर हम लोग ये मेजर किए और ये यहां तक आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना, यहां से रखे और यहां तक में आ गया ये 5 सेंटीमीटर। ये एक रफ डायग्राम है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ये एक एग्जैक्ट स्केल का डायग्राम नहीं है, ठीक है ना, एक रफ डायग्राम है। अगर देखा जाए तो यहां पर 6 हो जाएगा, नहीं 1 2 3 4, फिर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, आप इस तरह से बना सकते हो, ये 6 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4, फिर आगे जाकर के 7 हो जाएगा, और ऐसा ये चलता चला जाएगा, 15 सेंटीमीटर तक ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि 5 सेंटीमीटर यहाँ शो किया, यहां से रखे, यहां पर इस पॉइंट को यहां पर प्लेस कर देंगे और मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर तक आया, सपोज इट इज कमिंग अप टू 5 सेंटीमीटर, क्लियर। देन क्या ये एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर है, ये क्या लेंथ 5 सेंटीमीटर ही है, बताइए आप हमको। आप तो 1 सेंटीमीटर तो आपका टूटा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ 5 तक ये आकर के शो कर रहा है, तो आप बताइए कि ये कितना होना चाहिए, पहले आप सोच लो अच्छे से, बताओ हमको, है ना। तो देखो क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर तक शो कर रहा है, तो ये तो 1 सेंटीमीटर तक टूट चुका था। तो ऐसी स्थिति में जहां तक वो शो कर रहा है ना, जिस वैल्यू तक शो कर रहा है उसमें से आप उसको 1 जो सेंटीमीटर था हमारा आगे से जो टूटा हुआ था उसको आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाता है बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर ही है। और फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, स्केल को फिर आगे प्लेस करेंगे और सारे वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, हमको इस रॉड का लेंथ मिल जाएगा फाइनली। क्लियर हो गया ना यहाँ पर, ये बातें अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, ठीक है। कर्व लाइन को कैसे मेजर करेंगे। मान लो कि यू हैव अ कर्व रॉड इन दिस शेप, आपके पास एक कर्व्ड हार्ड रॉड है, क्या इसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं? Can we measure with the help of a scale of this hard curved iron rod? No, it is not possible. Clear? So we use indirect method of measurement. क्या करेंगे, आप एक थ्रेड ले लोगे और इसके अलोंग आप उस थ्रेड को रख दोगे अच्छे से, जैसे जैसे ये रॉड यहाँ पर गया है ना, ऐसे ऐसे किनारे किनारे इस थ्रेड को आप रख दो यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्टली। फिर आप इस थ्रेड को उठा लीजिए और स्केल पर मेजर कर लीजिए, ठीक है, या मीटर स्केल पर मेजर कर लीजिए। तो इस तरह से हमको ये कर्व रॉड का मिल गया, क्या लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास जो किताब है उसमें मान लो उसका एक पेज का थिकनेस जानना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपकी किताब में सपोज कि 350 पेजेस हैं, ठीक है, 350 पेजेस हैं। आप उस बुक जो है आपके पास जो किताब है उसका थिकनेस आप मेजर कर लो कितना है,
ठीक है, थिकनेस मेजर कर लो, मान लो कि वो 2 सेंटीमीटर है थिकनेस किताब की वो, ठीक है ना, या 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, जितना भी है, मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, ये बहुत अच्छा है, तो चलो 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या होगा सो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मुद्दा बन जाता है कि हम इसको और अच्छा कैसे करें, ठीक है। देखिए यहां पर मान लेते हैं कि जो हमारे पास किताब है उसमें 350 पेजेस हैं, 2 सेंटीमीटर उसका थिकनेस शो कर रहा है, ठीक है। तो आप 2 सेंटीमीटर में इससे डिवाइड कर दो 350 से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 350 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका एक पेज का थिकनेस, ठीक है। ये 1 पेज का थिकनेस हो जाएगा कितना, यहां पर देखिए 1 पेज का थिकनेस हो जाएगा कितना, चलिए हम लोग बनाते हैं 2 बाय 350 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 250 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप उसको उसके एक पेज का थिकनेस निकाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम इसको देखो, तुम इसको मिलीमीटर में बदल सकते हो, ठीक है ना, तुम इसको मिलीमीटर में बदल सकते हो, बदल जाएगा ये। मिलीमीटर में कैसे बदलेंगे आपको पता ही है ना, देखो यहाँ पर मिली है, यहाँ पर सेंटी है, तो अभी सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में जाना है, आई मीन कि ऊपर जाना है। तो ऊपर जब जा रहे हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। ऐसे भी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स, तो इतना सेंटीमीटर में 2 बाय 350 इंटू 10 मिलीमीटर। देखो एक जीरो कट गया हुआ, तो 2 बाय 35 मिलीमीटर। तो आपके एक पेज का जो थिकनेस आया वो आया 2 डिवाइडेड बाय 35 मिलीमीटर। आप डिवाइड करना चाहते हो कर लो, 2 में आप 35 से डिवाइड करना चाहते हो, पहले तो आप 0 टाइम्स लगाओ, फिर 2 आया, फिर डेसिमल 0, फिर नहीं लग रहा है 0 टाइम्स लगाओ, ठीक है। ये सब हटा देता हूं यहां से, तो 20, अब एक 0 अपने मन से ले लीजिए, 3 6 जा 18 है ना, इसके आसपास आ रहा है, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, वो ज्यादा हो गया, 3 6 जा आ सकता है, नहीं 6 में भी ज्यादा हो गया, 6 टाइम्स भी ज्यादा हो गया भाई, तो 5 टाइम्स को ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना होगा सो देख लीजिए, 5 टाइम्स में क्या हो जा रहा है, देख लो, 5 5 जा 25, 5 2 5 3 जा 15 2 70, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसका जो एवरेज थिकनेस है सारे पेजेस का वो है 0.05 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये बहुत छोटा सा थिकनेस है, बहुत छोटा वैल्यू है ये। तो इस तरह से हम लोगों ने इस बातों को देखा, इस बातों को समझा और जानने का कोशिश किया कि भाई इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। देखो बच्चों, एक तो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, ये तो बहुत आसान है। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, आप जो है स्केल लेते हो, मीटर टैप लेते हो या मीटर रॉड लेते हो या जो भी आपके पास मेजरिंग डिवाइस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके जिस चीज को मेजर करना है वहां रख लेते हैं और सीधा सॉल्व कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है, फाइनली क्या होता है, अगर कुछ ऐसी चीज मिल गई जो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपको कोई कह दे कि आपके किताब में, आपकी कॉपी में जो एक पेज है उसका थिकनेस कितना है बताइए, तो क्या आप स्केल से मेजर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई वी यूज सच टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। क्लियर। मूविंग थिंग्स, बच्चों आप अपने आसपास चलता हुआ चीजों को देखे होंगे जरूर, घर में ही आप देख लो, फैन है, आप खुद चलते रहते हो, व्हीकल्स चलती है ना, गाड़ियां चलती है रोड पर, एरोप्लेन उड़ रहा है, शिप्स चल रहे हैं, बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स मूव कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को चलते हुए जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो उसी में हम लोग जो है कुछ बातों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मूविंग थिंग्स में क्या आता है, एक तो आता है सबसे पहला चीज कि मोशन का डिफिनीशन क्या होगा। देखो बच्चों, मोशन का डिफिनीशन होता है कि इफ ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन
its position with respect to a point taken as point of reference, then that body is called in motion. आप सोचोगे कि सर क्या इतना बड़ा डिफिनीशन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, सर याद नहीं होता है ना? क्या ये डिफिनीशन हमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा? ऐसा डिफिनीशन, इतना बड़ा डिफिनीशन याद नहीं होता है। तो आप सीधा लिखो कि इफ ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन, यहां तक तो भाई लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद लिख दो विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, बस इतना ही लिख दो। ये भी मोशन का एक डिफिनीशन है। क्यों? क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जितना भी फंडामेंटल चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, अर्थ को रेस्ट में मान करके ही साइंटिस्ट ने बनाया है इसको, इसलिए ये भी इसका एक डिफिनीशन है। आप समझिए इस बात को, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। या सिंपली इफ ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। आप छठा क्लास में हो, 6 क्लास में हो, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो सब अभी जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये डिफिनेशन मैंने यहां लिख दिया। और रेस्ट अगर है तो क्या लिखेंगे? अगर मोशन के बदले रेस्ट हो जाए, मान लो आपके पास रेस्ट आता है, यहां रेस्ट आ गया, तो लिख देंगे कि इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, यहां पर तो इट्स पोजीशन है, और यहां होगा इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट टेकन एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड एट रेस्ट। ठीक है? तो उसमें भी आपको इतना बड़ा डिफिनेशन नहीं लिखना है। लिखिए सीधा कि ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन। ये छोटा डिफिनेशन है, रफ डिफिनेशन है क्लास 6 के बच्चों के लिए। क्लियर है ना? क्लास 6 में हो अभी आप लोग, इससे ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है हमारे लिए। तो लेकिन बच्चों एक चीज और है कि जब तुम मोशन देखते होगे तो बहुत सारे तरह का मोशन आपको नजर आता होगा अपने आसपास। जैसे कि आप गाड़ी का मोशन देख लो, व्हीकल्स, आप व्हीकल्स का मोशन देख लो। ठीक है? आप जो है मान लेते हैं फैन का मोशन देख लो, पेंडुलम का मोशन देख लो, स्विंग जो झूला होता है, स्विंग जो झूला होता है उसके मोशन को देख लो, इवन अर्थ के मोशन को देख लो। इसमें तो रिवॉल्यूशन रोटेशन दोनों होते रहता है भाई, मेरे सभी बच्चों को बोल रहा हूं। तो व्हीकल्स, फैन, पेंडुलम, स्विंग, अर्थ, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर ले रखा है। ठीक है? अब देखो, अच्छा और भी तुम देखे होगे कि मान लेते हैं कि कोई बॉडी इस तरह के पाथ पर चल रही है, सर्कुलर पाथ पर चल रही है, नहीं? तो ऐसा भी हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? तो देखो क्या हो सकता है, सो मैं बताता हूं। ठीक है? एक एक करके देख लेते हैं तेजी से। व्हीकल्स अगर स्ट्रेट रोड पर चल रही है सीधा, तो ये इसका रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहलाता है। ठीक है? फैन जो है ये अपने एक्सिस के अबाउट मूव करते रहता है ना, फैन हमेशा ऐसे रोटेट करते रहता है ना, वो तो कभी मूव इधर पर तो घूम नहीं जाता है, एक ही जगह मूव करते रहता है ना ऐसे, तो ये रोटेटरी मोशन हो गया। पेंडुलम का क्या है? ये चलता रहता है, पेंडुलम हो गया ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है? ये ऑसिलेट कर रहा है। स्विंग को देखें तो ये भी एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है? देखो ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है ना? पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। वो हम लोग थोड़ा सा भी समझ लेते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है और फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है।
ठीक है ना। अब जैसे पेंडुलम का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, और स्विंग का भी जो आपका देख रहे होगे स्विंग जो होता है ये क्या होता है, ये भी एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन ही है, ये भी एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन ही है अगर देखा जाए इसको तो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस नो एनी फिजिकल एजेंट्स आर डिस्टर्बिंग द स्विंगिंग, द नेचर ऑफ द स्विंगिंग ऑफ द स्विंग, ठीक है ना। फिर अर्थ को देखें तो ये क्या है, अर्थ जो है मान लो कि ये हमारा, ये मान लो कि यहाँ पर सन है, और सन के बाहर इस ऑर्बिट में मान लो यहाँ पर अर्थ घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो क्या होगा, ये जो अर्थ है ये आगे भी चल रही होती है और ये अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही होती है। इसमें दोनों तरह का मोशन है, रिवॉल्यूशन भी है और रोटेशन भी है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है ये मामला। ऑसिलेटरी मोशन को देख लेते हैं और एक पीरियडिक मोशन को देख लेते हैं, ठीक है। ये पीरियडिक मोशन को देख लेते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन जो होता है ना, ये अपने एक फिक्स्ड पाइवोट पॉइंट पर, एक फिक्स्ड पॉइंट पर, स्थिर पॉइंट पर ये एक्सक्यूट होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारा पेंडुलम है, तो क्या होगा, ये इसी पॉइंट पर ऐसे इधर फोर्थ, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो चलता रहेगा, तो ये ऑसिलेटरी मोशन हुआ। लेकिन अगर आप अर्थ के मोशन को देखें तो ये पीरियडिक मोशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपना जो है 1 राउंड पूरा कर रहा है, लेकिन ये एक जगह फिक्स नहीं है, ये चल रहा है। इसका कोई पाइवोट पॉइंट इस तरह का नहीं है जैसा कि पेंडुलम में होता है। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन और पीरियडिक मोशन, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि क्या इज देयर एनी रिलेशनशिप इन बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियडिक मोशन, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन तो भाई पीरियडिक मोशन होंगे, लेकिन पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होंगे, ठीक है ना। वो तुम डिफिनीशन पर जाओगे, समझोगे बातों को, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो ये जो चैप्टर है मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इस चैप्टर को 2 पार्ट में, पार्ट 1 में पहले ही बना चुका हूँ, आपको एक एक करके मिलते रहेंगे सारे पार्ट्स। तो यस, आई एम मिस्टर वीरेंद्र प्रसाद, और मैं बाद में बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को ये कहना है सिर्फ कि आप अच्छे से पढ़ो, एंड आई विश योर स्प्लेंडेड एंड फैंटास्टिक फ्यूचर in order to, or you must have the best marks in the forthcoming examination or in the coming examination. You perform just like a ranker, as many of the students are doing across the country. So thank you all of you. Keep watching my video. Thank you.